जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और सारे प्यारे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ, आप सब सही मायने में कैसे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर और हमारी जर्नी साथी आगे बढ़ती जा रही है। और आप भी एक अच्छा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे होंगे। नितिन भाई, आलोक कुमार, मिस्टर अक्की ठाकुर, महिमा गुप्ता, बीएस गेमर, दीक्षा कुमारी, वैष्णवी गौर, अंशु कुमारी, सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। और पिछले प्रैक्टिस सेट के 5 क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे फटाफट से। यामिनी स्कूल ऑफ डांस जो 1990 में आपका आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने ओपन किया था, वो कहाँ स्थित है ये पूछा है। तो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका नई दिल्ली में स्थित। कहाँ पर है? नई दिल्ली में वो स्थित है। बास्केटबॉल में बास्केट कितनी ऊंचाई पर लगी होती है? तो 3.05 मीटर पर लगी होती है। 3.05 मीटर पर लगी जाती है। द डार्क रूम किसकी किताब है? तो ये आर के नारायण की किताब है। किसकी है? आर के नारायण की बुक है डार्क रूम। और संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये किस में है? तो ये है आर्टिकल 239 में, 239 में है। और बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है? वो है आपका H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसमें पाया जाता है। ओके, तो कितना स्कोर रहा दिखाएं एक बार शुभम भाई, बताओ जी। गौरव मलिक 3 स्कोर है, बाबू ललित RWA 5 है, रौनक कुमार 4 है, दीपक RJ 18 5 है, सागर सिंह 5 है, आकांक्षा यादव 4 पर हैं, अमन भाई 5 पर, गुरजीत 4 पर हैं, अमित यादव 5 पर हैं। बहुत स्वागत है, आगे बढ़ते हैं। आज मैक्सिमम स्कोर अच्छे हैं सबके। क्वेश्चन पहला आपके सामने है, बिना समय गवाए फटाफट से करते हैं। त्रिशूर पूरम में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। त्रिशूर पूरम कहाँ पे मनाया जाता है? पहली बात तो इसका टेम्पल पूछा जाता है, कौन से टेम्पल में मनाया जाता है। इसका जो मंदिर है वो कौन सा है? तो इसका मंदिर है आपका, इसका जो मंदिर है वो है वडक्कुनाथन। क्या? वडक्कुनाथन टेम्पल में ये मनाया जाता है। वडक्कुनाथन मंदिर कौन सा मंदिर है? वणक्कुनाथन मंदिर में ये मनाया जाता है। ठीक है। और कहाँ पर बनता है? ये केरला में बनता है। केरला में। केरला के अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भैया कोई एक फेस्टिवल बताओ, तो आप बता पाएंगे? तो केरल के आप कहेंगे भैया केरल का न्यू ईयर बताओ पहले कौन सा है। केरल में बनता है आपका विशु। विशु। और कब महीने में बनता है ये? 14 अप्रैल को बनता है। कब बनता है? 14 अप्रैल को बनता है। और इसको बोलते हैं हम न्यू ईयर ऑफ केरला। न्यू ईयर, न्यू ईयर कहते हैं। यहाँ पे केरल में ओणम बनता है। ओणम बताओ कितने दिन बनता है? ओणम कितने दिन बनता है ओणम? तो आप कहोगे 10 डेज बनता है ओणम, 10 डेज। पहला दिन बताओ इसका क्या है? अथम है। और इसका 10वां दिन किस नाम से मनाया जाता है? थ्रू ओणम के नाम से मनाया जाता है। थ्रू ओणम के नाम से। ओणम के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे वल्लम काली बोट रेस होती है। वल्लम काली बोट रेस। अब 3 नाम आपके लेंगे जो आपने लिखे होंगे। वल्लम काली बोट रेस यहाँ पर होती है। आप कहोगे हाँ जी, ओणम के समय पर ही होती है बोट रेस, जिसको हम बोलते हैं आपका सर्प नौका दौड़, यानी कि सांप के जैसी नौका होती है। सांप के जैसी नौका होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सर्प नौका होती है। और भैया यहाँ पर आपका दिखाएं भी, किस किस ने लिखा, अन्य नाम लिखे। निशा गांधी, ध्रुव पांडे जी का आंसर एकदम से सही है। निशा गांधी फेस्टिवल यहाँ पे होता है। निशा गांधी। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे आपका जो मकर विलक्कू होता है, मकर विलक्कू किस टेम्पल में होता है? ये क्वेश्चन है हमारा। मकर विलक्कू किस टेम्पल में होता है? तो आप कहेंगे ये होता है सबरीमाला टेम्पल में। किसमें? सबरीमाला टेम्पल में होता है। सबरीमाला टेम्पल में ही होता है। एक पूछा जाता है आपसे, पेनकुनी फेस्टिवल होता है यहाँ पर या नहीं? केरल में। पैन क्यों नहीं दिया? कल देंगे। केरल, केरल से याद रखो, कल पेनकुनी, पैनकुनी होता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, थय्यम बताया, मोहित पवार जी ने एकदम से सही बताया है। अरट्टू भी साथी यहाँ पर होता है। अरट्टू भी होता है। अब हम आपसे पूछेंगे मध्य प्रदेश के फेस्टिवल हमको बताओ कोई एक। मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स बताओ। मध्य प्रदेश के कौन कौन से फेस्टिवल आप जानते हैं? मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स की अगर बात करें आपसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम आता है आपका नीरजा फेस्टिवल। क्या? नीरजा। क्योंकि मध्य प्रदेश, मध्य में नीरजा। नीर किसको बोलते हैं? जल को। जल कहाँ पे रहता है? घड़े में रहता है। घड़लिया, क्या बोलोगे? घड़लिया होता है यहाँ पर आपका। रसनवा होता है। रस किसी चीज़ में कहाँ पर होता है? बीच में ही होता है। रसनवा फल हो, जैसे कि आपका लारू काज। लारू काज फेस्टिवल हो, लारू काज। ओके। अगर हम पूछे खजुराहो फेस्टिवल कितने दिन मनता है, ये आपसे क्वेश्चन है। खजुराहो, खजुराहो 6 डेज का फेस्टिवल है। ठीक है। एक यहाँ पे बनता है लोकरंग, कितने दिन मनाया जाता है लोकरंग? आपका ये 5 डेज का फेस्टिवल है। कितना? 5 डेज का फेस्टिवल है। गोटमार मेला लगता है यहाँ पर। गोटमार मेला। ध्रुपद मनता है यहाँ पर। क्या बोलोगे? ध्रुपद मनता। और भी बहुत सारे, ध्रुपद हो गया आपका। एक गोटमार मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। गोटमार
सिंगस्त मेला लगता है, सिंगस्त मेला जो वहाँ पर कुंभ की दर्जा जिसको प्राप्त है वो कहाँ पर है, वो भी एमपी में है, एमपी में है। ओके, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने थे? लिंकन सेंटर हॉल में जाने वाले व्यक्ति बने थे बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मुझे बताओ फटाफट से। और जब ये यहाँ पर गए थे तो यूएसए में इनको प्रस्ताव मिला था वहीं रहने का कि तुम यहीं बस जाओ, तो इन्होंने क्या कहा था, मेरी गंगा कहाँ से लाओगे तुम यूएसए में, यहाँ काशी के घाट कहाँ हैं, यहाँ काशी के घाट कहाँ हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तर्क दिए थे वहाँ पर, क्योंकि वो हिंदुस्तानी होने के पक्ष में और एक सच्चे हिंदुस्तानी थे बिस्मिल्लाह खान। इनका साथी भारत रत्न कभी नहीं भूलना है, बताओ फटाफट से। इनको भारत रत्न कब मिला? तो जब आपका इनको भारत रत्न मिला, जब मिला आपका लता मंगेशकर जी को। भारत रत्न के बाद में इनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हुए हैं, यानी कि पद्म विभूषण भी इनको मिला हुआ है। तो पद्म विभूषण इनको किस वर्ष में मिला था? 1980 में मिला था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, इनको मुझे बताओ पद्म भूषण कब मिला था? तीसरा सर्वोच्च सम्मान, तो पद्म भूषण इनको मिला था आपका, पद्म भूषण 1968 में। कब? 1968 में। और पद्म श्री इनको मिला था 1961 में। कब? पद्म श्री इनको मिला था 1961 में। क्या बोलोगे? 1961 में। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, मुझे बताइए इनको जो साथी आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस वर्ष में मिला था? संगीत नाटक अकादमी बिस्मिल्लाह खान जी को किस वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? इनको फ्लैगोट के लिए, फ्लैगोट बोले तो सहनाई के लिए इनको जाना जाता है, सहनाई के लिए। और इनको जो आपका क्या बोलेंगे, जो संगीत नाटक अकादमी मिला था 1956 में। और बाद में संगीत नाटक अकादमी ने इनके नाम पर एक अवार्ड शुरू किया, इनके नाम पर। क्या बोलोगे? इनके नाम पर भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है, उसका क्या नाम है? इनके नाम पर, तो उसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड, यानी कि UBYA, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड। कब शुरू हुआ? 2006 से। कितने लोगों को मिलता है ये? 40 से कम का जो कलाकार होगा, 40 से कम एज होनी चाहिए उस आर्टिस्ट की, उसी को ये दिया जाएगा, उसी को दिया जाएगा। बिस्मिल्लाह खान की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जब हमारी 1947 15 अगस्त 1947 था, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन इन्होंने शहनाई बजाई। 26 जनवरी 1950 को, 1950 को इन्होंने क्या बजाई? शहनाई बजाई। और आपका जब 50 वर्ष हो गए, यानी कि 1997 में भी इन्होंने ही क्या की? शहनाई बजाई। क्या बजाई? शहनाई इन्होंने बजाई थी, फ्लैगोट को प्ले किया, शहनाई बजाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, शहनाई इन्होंने बजाई थी। मुझे बताइए इनके नाम पर किस देश में एक ऑडिटोरियम बना हुआ है? किस देश में इनके नाम पर एक सभागार है? बता पाएंगे क्या? क्या बोलोगे? बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर जो सभागार है, इनके नाम पर जो आपका साथी ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम है, वो है आपका ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में इनके नाम पर सभागार है, ईरान में। ठीक है, और पहली बार जो इनका, एक चीज़ और याद रखना, पहली बार ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में ये कब गए थे? पहली बार ऑल इंडिया, ऑल इंडिया जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया था। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने प्रदर्शन किया था, वो वर्ष कौन सा है? यानी इन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किस वर्ष में किया था? 1937 में किया था, 1937 में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन इनका बहुत पूछा जाता है दोस्त। अब मुझे बताओ, जैसे बहुत अच्छा फैक्ट बताया हमारे राहुल भाई ने कि बागेश्वरी कंवर जो हैं वो एकमात्र महिला सहनाई वादक हैं। बहुत ठीक बताया दोस्त आपने, शाबाश, सैल्यूट टू यू। इनके सबके भारत रत्न याद है आपको? रविशंकर जी का याद है, MS सुब्बुलक्ष्मी बताओ, MS सुब्बुलक्ष्मी बताओ किस ईयर में? 1998 में। मुझे रविशंकर बताओ किस ईयर में? 1999 में, 1999 में। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है? हमारे देश से कौन कटास रखता है? बताओ, कटता कौन है हमारे देश से? है ना, कटास मानता है, तो वो कौन है? वो है हमारे देश से कट मानता है पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में और भी कोई मंदिर है क्या? हाँ जी, हिंगलाज माता का मंदिर है, माता सती का जो मंदिर है, हिंगलाज माता का, हिंगलाज माता का, क्या बोलेंगे? हिंगलाज माता का मंदिर, ऐसे याद रख लेना। ये ऐसे याद रख लो, पाकिस्तान को बिल्कुल भी लाज नहीं है, ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, बलूचिस्तान वाले में। यहीं पर साथ ही आपका मानसेहरा, ऐसे रख दो, पाकिस्तान मानता नहीं है। मानसेहरा ये शिव मंदिर है, क्या बोलोगे? मानसेहरा शिव मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो कटासराज अगर पूछें तो ये कौन से देवता के लिए है बताओ? पाकिस्तान में स्थित कटासराज मंदिर ये किस देवता के लिए? तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए। अच्छा, श्रीलंका में कौन से हैं? देखो, श्रीलंका की तरफ हम जाते तो रामेश्वरम आता है,
रामेश्वरम आता है, यस और नो? तो जितने भी ईश्वरम नाम के टेम्पल है वो श्रीलंका में है। जैसे आप ईश्वरम नाम से पूछे तो मुन्नरीश्वरम हो गया, मुन्नरीश्वरम, सॉरी, मुन्नर मुन्नरीश्वरम टेम्पल हो गया आपका। यहाँ पर आपका जितने भी टेम्पल हैं, मुन्नरीश्वरम, गलत लिख रहा हूँ सॉरी, मुन्नरीश्वरम टेम्पल हो गया आपका, मुन्नरीश्वरम हो गया, ठीक है। नागुलेश्वरम हो गया, नागुलेश्वरम टेम्पल हो गया। ये कहाँ पर है? जितने भी ईश्वरम हैं तो वो कहाँ पर है? वो श्रीलंका की तरफ है, श्रीलंका की तरफ है आपका। अफगानिस्तान में भारत का कोई टेम्पल है क्या, बताएंगे? हमें पता नहीं है। म्यांमार में जरूर है, म्यांमार में इंपॉर्टेंट है आपका आनंद मंदिर, आनंद मंदिर है आपका। और एक म्यांमार में भारतीय मंदिर स्थित है आपका, कौन सा? उसको बोलेंगे गोल्डन पैगोडा। कहाँ पर? गोल्डन पैगोडा किस देश में है? गोल्डन पैगोडा तो वो आपका साथी म्यांमार में स्थित है। अब हमारा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है और वाइट पैगोडा कहाँ पर है? तो ब्लैक पैगोडा बोलते हैं कोणार्क को, जो 10 रुपए के नोट पर है आपका, जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में। अच्छा, वाइट पैगोडा कहाँ पर है? वो है आपका पुरी। पुरी कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। मुझे बताओ, पशुपतिनाथ टेम्पल भारत के किस पड़ोसी देश में है? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ किस देश में है आपका? तो आप कहेंगे पशुपतिनाथ है भैया आपका नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। केयुयान टेम्पल कहाँ पर है? केयुआन, केयुआन, युआन, युआन कहाँ की करेंसी हुआ करती थी पहले? तो आप कहोगे भैया ये चाइना की होती थी, चाइना की। तनहलोट, तनहलोट टेम्पल कहाँ पर है? तनहलोट, इंडोनेशिया। याद रखना, जब डॉन आते हैं तो बड़े बड़े लोग एकदम से लौट जाते हैं। इंडोनेशिया, क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और बीएपीएस टेम्पल जो खुला आपका, बीएपीएस टेम्पल, तो बीएपीएस जो स्वामीनारायण मंदिर के लिए था आपका, वो है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में, यूएई में स्थित है। तनहलोट इंडोनेशिया का, बीएपीएस यूएई में स्थित है। पशुपतिनाथ आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में। केयुआन चाइना का है, चाइना का। अंकोरवाट टेम्पल बताओ सारे लोग कहाँ पर स्थित है? अंकोरवाट टेम्पल कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया, उत्तम चतुर्वेदी जी ने बताया। अंकोरवाट टेम्पल कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में ही। वेरी गुड। व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया था? व्हाट्सएप कब बना था? 2008, 2007, 2009 या फिर 2010 में? तो क्या बोलोगे? 2009 में बना था व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, ठीक है। और ज़्यादातर जितने भी हमारी सोशल साइट्स हैं या आपका जितने भी हैंडल्स हैं, इन सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? ज़्यादातर कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ पर पड़ता है? कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए में ये स्थित है, ठीक है। 2010 में इंस्टाग्राम आया था। क्या आया था? इंस्टाग्राम। होमवर्क लिखो एक, जितनी सोशल साइट के नाम मैं लिख रहा हूँ इन सब के संस्थापकों को आप एक बार देखेंगे। थम्स अप करो जी भैया, हम देख लेंगे। संस्थापक आपको पता होने चाहिए। लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन की बात करें साथ ही, लिंक्डइन ये आपका जॉब ढूंढने के लिए, जब लोगों को जॉब नहीं मिल रही हो तो लिंक्डइन पे वो डालते हैं आपका, ठीक है, और वहाँ से उनको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। फेसबुक जिसको मेटा के नाम से जाना जाता है, 2004, मार्क जुकरबर्ग, सबको पता होगा। यूट्यूब, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी जिस पर आप पढ़ रहे हैं? तो ये 2005 में। जावेद करीम थे आपका, चैड हरले, स्टीव चैन, ये सब लोग इनके साथ में थे। 2006 में बना था ट्विटर। क्या बना था? ट्विटर। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जहां पर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब बोलोगे? 2006 में। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई थी? स्नैपचैट बताओ। स्नैपचैट, स्नैपचैट की स्थापना आपका 2011 में हुई थी, 2011 में। ओके, टिकटॉक कोई नहीं पूछेगा ठीक है। स्नैपचैट की स्थापना क्या बोलेंगे? 2011 में हुई थी स्नैपचैट की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई पिछले वाले में, उसमें क्या था कि भाई वह कौन सी सोशल साइट है जिसपे आपका चिड़िया का चिन्ह हुआ करता था? बर्ड है जिसके, बर्ड थी जिस पर, तो बर्ड किस पर होती थी? ट्विटर पर होती थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा उनके साइन से। तो अभी क्या वो बर्ड रहती है? तो आप कहेंगे नहीं, अब तो वो बर्ड नहीं है, अब तो क्या हो गया? ट्विटर का साइन एक्स हो गया। या ऐसे भी पूछ लेगा एक्स नाम से कौन सा सोशल साइट है आपका, एक्स नाम से, तो क्या बोलेंगे? वो भैया जी हमारा ट्विटर है, ट्विटर है। ओके, नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? वॉलीबॉल में प्यारे दोस्त, मैंने कल आपको खिलाड़ी बताए कितने होते हैं, फटाफट से आंसर करो। तो आप बोलेंगे प्लेयर तो होते भैया 6। चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो चौथे सेट में अंक होते हैं 25। देखो, पहले जो 4 सेट होते हैं इसके, पहले जो 4 सेट होते हैं उन चारों के चारों सेट में होते हैं आपका 25-25 अंक। कितने होते हैं? 25-25, उसमें साथ ही आपका पॉइंट मिलते हैं। लेकिन जो अगर यहाँ पे मान के चलो 2-2 बराबर हो जाएं, 2-2 सेट, मतलब कोई एक 2 जीत गया, एक कोई 2 जीत गया, जो 3 जीत जाएगा वो तो जीत ही जाएगा। लेकिन 2-2 बराबर हो जाए तो तब 5वां सेट होगा। क्या होगा? तब 5वां सेट होगा। और 5वें सेट के अंक बहुत पूछे जाते हैं। 5वां सेट जो होगा वो 15 अंक का होता है।
तो पांचवा सेट पूछेगा कितना कहेंगे, 15 अंक का होता है, 15 अंक का। अभी आपको याद होगा राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई हमारे देश में, उसको लिखें। 69वीं जो साथी आपका सीनियर, 69वीं सीनियर जो राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई आपका, वो कहाँ पर हुई, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई सीनियर, क्या बोलोगे, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई आपका, चैंपियनशिप हुई वो साथी, सॉरी, चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर हुई है, तो वो चैंपियनशिप हुई है आपका 2025 में। और इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है जयपुर में। कहाँ पर हुआ है, इसका आयोजन हुआ है आपका जयपुर में। कहाँ पर हुआ है, जयपुर में हुआ है, जयपुर में। और ये मेंस में पहला स्थान किसका आया है यहाँ पर, और वुमेन्स में पहला स्थान किसका आया, वुमेन में। तो मेंस में आपका केरल में, वुमेन्स नहीं वुमेन, वुमेन में आया है आपका रेलवेज का, क्या यहाँ पे केरल दूसरे पर रह गया, केरल यहाँ पर वुमेन में दूसरे पर रह गया, और मेंस में केरल पहले पर आया और सेना दूसरे पर रह गई थी, सेना दूसरे पर रह गई थी, ठीक है। तो कितने खिलाड़ी बोलेंगे, कितने बोलेंगे यहाँ पर, चौथे सेट में कितने अंक होते हैं, वो 25 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्वनाथन आनंद के बाद में भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर है। ग्रैंड मास्टर साथी आप सबको पता होगा कि वो चेस से संबंध होता है उनका, शतरंज से उनका संबंध होता है। तो पहले ग्रैंड मास्टर तो कौन है, विश्वनाथन आनंद, ये तो उन्होंने बता दिया। दूसरे हैं दिव्येंद्र बरुआ, क्या बोलोगे, दिव्येंद्र बरुआ। तीसरे बताओ कौन बताएगा, तीसरे तक भी पूछे जाते हैं, तो तीसरे हैं प्रवीण थिप्से, क्या बोलोगे, प्रवीण थिप्से जो हैं वो साथी आपका तीसरे हैं, प्रवीण थिप्से। अभिजीत कुंटे की बात करें, ये चौथे थे, अभिजीत कुंटे, ये ग्रैंड मास्टर हैं सब लोग, चौथे थे। शशिकरण कृष्णा ये पांचवे ग्रैंड मास्टर हैं, पी हरि कृष्णा ये छठे ग्रैंड मास्टर हैं, छठे ग्रैंड मास्टर हैं, पांचवे। याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 तक याद रखो या मैक्सिमम 4 तक, ओके। अच्छा मुझे बताओ विश्वनाथन आनंद किस वर्ष में ग्रैंड मास्टर बने थे, ये इंपॉर्टेंट बात है। विश्वनाथन आनंद, और इनकी बुक का नाम बताओ। ये आपका जो ग्रैंड मास्टर बने थे, ग्रैंड मास्टर बने थे, वो बने थे ये आपका 1998 में, 1998 में। और अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर कौन बना है आपका, जो 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जीएम लिख दें, 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं श्री हरि एल आर। कौन, श्री हरि एल आर बन गए हैं आपका अभी मई 2025 में ही, मई 2025 में ही। मुझे बताओ शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, शतरंज दिवस, चेस डे कब मनाया जाता है, चेस डे। चेस डे की अगर हम बात करें दोस्त, तो वो बनता है 20 जुलाई को, 20 जुलाई को। क्यों जी, 20 जुलाई को क्यों, क्योंकि 20 जुलाई 1924 को साथी, 20 जुलाई 1924 को, क्या बोलेंगे, 20 जुलाई 1924 को क्या बना था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ बना था, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर, लुसाने में है आपका, स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। अब मुझे बताओ आप एक क्वेश्चन, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर, पहली महिला जो साथी आपका ग्रैंड मास्टर थी, वो मुझे बतानी है आप, वो आपको बतानी है, ये सारे आपको बताने हैं। बताओ जी, पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, विजय लक्ष्मी थी भैया, विजय लक्ष्मी थी, विजय लक्ष्मी। कौन और हमको कह रहे हैं कहीं, नहीं भैया, विजय लक्ष्मी एकदम से सही आंसर हो जाएगा, विजय लक्ष्मी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेंगे, चेस में कितने खाने होते हैं बताओ, चेस में कितने आपका बॉक्स कितने होते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका 64 होते हैं, 64, यानी कि 8 इधर और 8 इधर, 8x8 के फॉर्मेट में होते हैं। यहाँ पे साथी जो शब्दावली है चेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्दावली। इसमें शब्दावली में 3 वर्ड आते हैं आपका, एक तो बिशप, बिशप किसको बोलते हैं, ऊंट को बोलते हैं, कैमिल को बोलते हैं। गैम्बिट किसको बोलते हैं, खेल शुरू होने को कहते हैं, खेल शुरू होने का मतलब है गैम्बिट। और राजा के हारने को क्या कहते हैं, इसमें जो किंग हार जाता है, चेकमेट, चेकमेट कहते हैं। पता है ना, चेस किस किस को खेलना आता है, थम्स अप करके बताओ। चेकमेट, राजा का हारना, राजा अपने साथी परस्पर स्थान बदल ले, उसको क्या बोला जाता है, राजा अपना जो प्लेस चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं कैसलिंग। क्या बोलते हैं उसको, कैसलिंग बोलते हैं, कैसलिंग बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन है जो आपका क्या चलता है, ढाई चाल चलता है, पूछा जाता है एग्जाम में ये सब सवाल। ढाई चाल चलता है, ढाई का मतलब 1 2 और फिर एक बार तिरछा या इधर चलेगा, ठीक है, ढाई चाल चलता है। तो वो कौन होता है आपका, बोलेंगे भी फटाफट से, घोड़ा चलता है भैया, घोड़ा चलता है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सारे के सारे खिलाड़ी हो तुम, हाँ ठीक है, ओके। इसमें से बिशप क्या होता है, बिशप सिर्फ तिरछा चलता है, बिशप क्या चलता है, सिर्फ तिरछा चलता है। हाथी सिर्फ सीधा चलता है, हाथी रूक, रूक बोलते हैं हाथी को, रूक क्या चलता है, सिर्फ सीधा चलता है। एक क्वेश्चन बनता है जो कंफ्यूज कर देता है कि चेस में एक रंग के कितने खाने होते हैं,
चेस में एक रंग के, तो जो खाने होंगे हमेशा प्यारे दोस्त वो दो रंग के होंगे। कैसे? या तो ब्लैक वाइट हो जाएगा आपका, या फिर आपका मतलब कोई भी दो कलर होंगे। तो ब्लैक आपका थोड़ा ब्राउन भी हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे उसमें, क्या हो जाएगा आपका 32। वेरी गुड, ये हुई ना बात, 32 हो जाएगा, 32। द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्स लास्ट साई उपन्यास के लेखक कौन है? V.S. नायपाल हैं, जॉन की हैं, किरण दोषी हैं, या फिर सलमान रश्दी हैं? सलमान रश्दी होंगे भैया, सलमान रश्दी। बताओ एक किताब आप भी बताओ। नाइफ बहुत चर्चित है, नाइफ हो गया। और पिछले वर्षों का इनका रहा था विक्ट्री सिटी, जिसको एक साथी कल बता रहा था गलत तरीके से, विक्ट्री सिटी हो गया। द सैटनिक वर्सेज, इसके लिए इनके नाम पर फतवा जारी हो गया था, सैटनिक वर्सेज, ये विवादित पुस्तक है, ठीक है। सैटनिक वर्सेज, सैटनिक वर्सेज। मिडनाइट चिल्ड्रेन, इसमें इसमें इस्लाम के बारे में लिख दिया था सैटनिक वर्सेज में, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये किसकी है? ये सलमान रश्दी की है। सेम बुक किसकी है? सेम, सर्म, सेम। द गोल्डन हाउस किसकी है? द गोल्डन हाउस किसकी है? तो वो भी आपका सलमान रश्दी की है। और अभी 2025 में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, उसको याद रख लेना, द 11th आवर। क्या बोलोगे? द 11th आवर, 11th, द 11th आवर, ये इनकी 2025 की है। और सलमान रश्दी की किताब और एसएससी ना पूछे, ये होता नहीं है दोस्त, याद रख लेना, ये होता नहीं है। ओके, V.S. नायपाल दिख रहे हैं पहले नंबर पर, V.S. नायपाल, ठीक है। इनको बताओ, V.S. नायपाल, इनकी कौन कौन सी बुक हैं? इनकी किताब आती है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ, सॉरी, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये किसकी है? ये इन्हीं की किताब है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? एरा, वो अंधेरे का युग, एरा ऑफ डार्कनेस, आंसर करो फटाफट से। उम्मीद करेंगे परफेक्ट आंसर आएगा। शाहबाज खान सबसे पहले अच्छा आंसर दिया उन्होंने, शशि थरूर की है, शशि थरूर की है। और कौन कौन सी है? V.S. नायपाल की किताब, इनकी किताब है इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, फ्री स्टेट। जो बच्चा ध्यान से, जिसको याद नहीं होता, उसको अगली बार में ये बताने हैं जब कभी भी मैं पूछूंगा। ए बैंड इन द रिवर, ए बैंड इन द रिवर, आपका रोज का अभ्यास आपको बेहतर बनाता है, ठीक है। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी है? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी है? तुम कहाँ चले जाते हो, हैं? सही में क्या बोलोगे? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास किसकी है? V.S. नायपाल की है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। पंचायती राज प्रणाली को कहां पर अपनाया गया था? बोलो भी फटाफट से। ये वहां गए थे, बताओ जी, क्या बोलेंगे? पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहां पर अपनाई गई थी? पंचायती राज प्रणाली, तो पंचायती राज प्रणाली आप बताओगे कि वो आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश में, या आपका आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, या साथ ही आपका आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अपनाई गई थी? तो क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे आप कहाँ पर? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो राजस्थान में किस डेट को अपनाई गई थी बताओ? 2 अक्टूबर 1959 को। क्या, कहाँ पर आपका, कहाँ पर आपका? यहाँ पे जो बगदरी गांव था, कौन से गांव में? बगदरी गांव में। और बगदरी गांव किस जिले में था आपका? नागौर जिले में, राजस्थान के कहाँ पर? नागौर जिले में। और आपका आंध्र प्रदेश में कब अपनाई गई थी साथी? आंध्र प्रदेश में कब अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी 1 नवंबर 1959 को, 1959 को। अब मुझे बताओ, जो साथी आपका पंचायती राज प्रणाली है, यानी कि पंचायती राज जो साथी आपका सिस्टम था, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया? किस संवैधानिक आपका किस संवैधानिक संशोधन से आया? तो इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन हुआ था आपका, क्या बोलोगे? इसके लिए जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो कौन सा हुआ था? तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका 73वां, और वो कब हुआ था आपका? 1992 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ था बताओ जी? इम्प्लीमेंट कब से हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 24 अप्रैल 1993 से। किस दिन? 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को बताओ, इस दिन हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पंचायती राज दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, और कौन प्रधानमंत्री थे तब, किन्होंने इसकी घोषणा की थी? तो पंचायती राज दिवस पहली बार मनाया गया था सन 2010 में। क्या बोलोगे?
कब मनाया गया था? पंचायती राज दिवस पहली बार सन 2010 में मनाया गया था, और तब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पंचायती राज में कुल विषय कितने आते हैं बताओ फटाफट से। पंचायती राज में कुल विषय कितने आते हैं? तो आप कहोगे इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। आर्टिकल कितने से कितने तक है ये पंचायती राज? ये आर्टिकल आता है 243 से लेकर के 243 ओ तक, 243 ओ तक। अगर कभी भी पूछे जो पंचायती राज है इसके जनक कौन है, पंचायती राज के साथी आपका जनक कौन है? जनक, तो जनक हैं इसके बलवंत मेहता। क्या बोलोगे? जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, बलवंत राय मेहता, बलवंत मेहता इसके जनक हैं। और जब ये संवैधानिक संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए 1992 में, तब प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम कौन थे हमारा देश के? परफेक्ट आंसर आए। पीएम कौन थे हमारे यहाँ पर? नरसिम्हा राव। कौन थे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव उस समय पर आपका देश के प्राइम मिनिस्टर थे। पंचायती राज जब मनाया गया तो तब कौन थे? तब मनमोहन सिंह थे 2010 में। ओके, जनक हैं बलवंत राय मेहता। आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो किस वर्ष में आपका गठित हुई थी? किस वर्ष में? किस वर्ष में बताओ जी। निम्नलिखित में सुलान की, ये तो यही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। समिति और नियुक्ति का वर्ष, बलवंत राय मेहता समिति क्या 1957 की है? आप कहोगे हाँ जी। बलवंत राय मेहता समिति ने कैसा बताया था आपका? तो इसने बताया था त्रिस्तरीय। क्या बताया था? 3 टियर होनी चाहिए, 3 टियर। और 3 टियर से क्या मतलब था? एक तो गांव स्तर पर होनी चाहिए, एक ब्लॉक स्तर पर, और एक आपका जिला स्तर पर। 3 लेवल होंगे, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो ये समिति अशोक मेहता समिति, इसने क्या कहा था? इसने ब्लॉक को खत्म करके इसने कह दिया था गांव और जिला स्तर पर 2 स्तरीय कह दिया था, 2 स्तरीय। तो 1977 में आई थी ये, एकदम से ठीक है। एलएम सिंह की समिति, इसने कहा था कि भाई इसको जो है एक आपका क्या मिले? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, यानी कि संवैधानिक दर्जा मिले। संवैधानिक दर्जा किसको? पंचायती राज को क्या संवैधानिक दर्जा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले। ये बात किसने की थी? एमएल सिंघवी समिति ने की थी, एलएम सिंघवी समिति ने। पीके थुंगन समिति, ये आपका 1988 की। सब सीधे सीधे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद रख लेना, जब बच्चा अटकता है तो वो कहाँ पर अटकेगा? वो अटकता है जब पंचायती राज के आर्टिकल्स की बात हो। आप बताने के लिए तैयार हैं? थम्स अप बताओ, बोलो भी फटाफट से, बोलो भाई फटाफट से। क्या क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ जी भैया। आप कहोगे यहाँ पर जो पंचायती राज है, पंचायती राज है, उस पंचायती राज के जो अनुच्छेद हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा ये हम आपके आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक है, सब जानते हो। कुछ आर्टिकल पूछ लो इनमें से गिने चुने। मुझे बताओ पहली बात तो आर्टिकल 243 में क्या लिखा हुआ है ये बता दो। 243 में लिखा हुआ है आपका जो साथी पंचायत है उसकी डेफिनेशन को, पंचायत की परिभाषा की, भाई पंचायत क्या है, पंचायत की परिभाषा यानी पंचायत क्या है। और 243 ए में क्या बताया गया है? इसमें ग्राम सभा को बताया गया है कि ग्राम सभा क्या है। इसको याद रखना, सभा का मतलब असेंबली। ए4 क्या होगा? ए4 असेंबली को बताया गया, ए4 असेंबली को बताया गया। 243 बी में क्या बताया गया है? इनके लिए जो कानून होंगे, पंचायतों का जो संविधान होगा, क्या होगा? पंचायतों का संविधान होगा, पंचायतों का संविधान, पंचायतों का संविधान। B4 बिग, याद रखना सबसे बड़ा संविधान। B4 बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा संविधान। C4 संरचना, क्या? पंचायतों की संरचना यानी कि उनके स्ट्रक्चर को बताया गया, उनके फॉर्मेशन को बताया गया है। ठीक है। और D4 क्या है? यहाँ पे सीटों का आरक्षण है। क्या है? D4 आरक्षण, सीटों का आरक्षण। ठीक है, आरक्षण देना पड़ता है नहीं? हाँ जी देना पड़ता है। D4 आरक्षण देना पड़ेगा। E4 आपका, E4 क्या हो जाता है? अवधि हो जाती है इनकी, E4 अवधि हो जाती है, पंचायत कितनी दिन तक रहेंगे। G4 क्या हो जाती है? शक्ति हो जाती है। शक्ति के सामने सब क्या करते हैं? जी जी करते रहते हैं, और कमजोर आदमी जैसे ही मिल जाए तो दादा बन जाते हैं। शक्ति अधिकार जिसके पास है बहुत सारे, उसके सामने करेंगे जी जी जी। I4 क्या होता है आपका? राज्य वित्त आयोग। क्या होता है? जो राज्य का वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो राज्य वित्त आयोग तो 243 आई में है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वित्त आयोग किस में है, फाइनेंस कमीशन किस में है, क्या आप बता सकते हैं? और K4 है इनके चुनाव, K4 क्या आ जाते हैं? इनके चुनाव हो जाते हैं। ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, फिर से रिपीट करा देते हैं। 43 में तो पंचायतों के बारे में, A4 असेंबली यानी कि ग्राम सभा, B4 आपका सबसे बड़ा क्या? संविधान, C4 संरचना, D4 आरक्षण दे, E4 अवधि होती है, G4 शक्ति वाले के लिए सब जी करते हैं। वित्त में याद रख लेना, वित्त पैसा आई पैसे वाले के पास में सब आते हैं, आते हैं, है ना। K4 चुनाव होगा, K4 चुनाव होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है?
संवैधानिक परिस्थिति की गई है। बोलो आई फॉर भैया इनकम, विथ हाँ इनकम भी याद रख सकते हैं, विथ बहुत अच्छा बताया है। तो क्या कहेंगे भैया यहाँ पर संवैधानिक 73वां अधिनियम हुआ आपका नगर पालिकाओं के लिए, तो ग्राम पंचायतों के लिए तो 73वां था, तो यहाँ के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर 1992 ये 74वां अधिवेशन हो जाएगा। मुझे बताओ नगर पालिकाओं के लिए साथी कौन सा आपका अनुसूची है, कौन से स्केड्यूल में है नगर पालिका, कौन से अनुसूची में है, तो नगर पालिका है आपका अनुसूची 12 में। क्या अनुसूची 12 में कितने सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, कितने सब्जेक्ट हैं नगर पालिकाओं के बारे में, कितने विषय हैं, जैसे ग्राम पंचायतों के बारे में 29, यहाँ पर विषय हैं 18। भाग पूछ ले, भाग किस में आ जाते हैं, तो भाग आ जाते हैं 9A में, किसमें, भाग 9A में हो जाती हैं। लागू कब हुआ था आपका नगर पालिकाओं के लिए अधिनियम, ये लागू हुआ था आपका 1 जून 1993 को, 1993 को। आर्टिकल पूछ ले इसके कौन से हैं, तो याद रखना वहाँ तो ओ तक हो गए थे, तो 243 P से लेकर के 243 ZG तक है यहाँ पर, 243 ZG तक। मुझे बताओ पहला नगर निगम कौन सा है हमारे देश का, पहला नगर निगम कौन सा है, इसमें क्या है, हैं? नींबू पानी किसका है, हाय हाय बहुत बढ़िया। बताओ जी 243P। आप मुझे बताओ यहाँ पर दोस्त क्या बोलेंगे, क्या बोलो, प्रथम नगर निगम कौन सा, प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम वो है आपका मद्रास, कौन सा, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपका मद्रास, कब का है, 1688 का है। और इसके बाद में कहाँ पर खुले थे, फिर खुले थे आपका बम्बई में और कलकत्ता में, कहाँ पर, बम्बई और कोलकाता में, कोलकाता में जहाँ पर मेयर बनते थे उस समय पर, कोलकाता में, तब 5 वर्ष का कार्यकाल उनका हुआ करता था, बम्बई और कोलकाता में, ठीक है, बम्बई और कोलकाता में। अरे जीडी को उड़ा दोगे यार, कुछ नहीं, नथिंग। किस राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है, नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कौन बताएगा, तो उस राज्य के राज्यपाल बताते हैं, किसी भी नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र होगा वो कौन बताएंगे, उस राज्य के राज्यपाल बताएंगे, याद रखना। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या, नहीं जी। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, नहीं जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। अच्छा महात्मा गांधी, मतलब वही फटाफट से, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, इनको बोलते हैं ना राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता देश ने नहीं कहा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अच्छा यहाँ पे इनसे मुझे बताओ फटाफट से, सिंगापुर में गए थे, हाँ जी गए थे। सिंगापुर में जो स्वतंत्र भारत की अस्थाई गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी या नहीं बनाई थी, स्वतंत्र भारत की क्या बोलेंगे, अस्थाई सरकार इन्होंने बनाई थी, अस्थाई सरकार, यानी कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, आप कहेंगे हाँ जी बनाई थी। ये बनाई थी इन्होंने किस डेट को, 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी, 21 अक्टूबर 1943 को बनाई थी। नारा कौन सा था इनका, नारा कौन सा था इनका, जय हिंद, क्या बोलोगे, जय हिंद इन्हीं का नारा है। और दिल्ली चलो किसका नारा था, ये भी इन्हीं का नारा है, क्या बोलोगे, दिल्ली चलो नारा भी इन्हीं का है। अगर आपसे पूछे 1939 में इन्होंने क्या बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हम टॉपर घोषित करते हैं, टॉपर घोषित करते हैं हम इस प्रश्न पर, किस पर, कि मुझे बताओ कि इन्होंने जर्मनी में कौन सी संस्था बनाई थी, तो जर्मनी में 1941 में 1941 में इन्होंने बनाई थी फ्री इंडिया सेंटर। जो इसका आंसर सबसे पहले लिखा होगा उस साथी ने, वो आज का टॉपर होगा। बोलो भाई फटाफट से, 1941 में क्या बनाया था जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर, फ्री इंडिया सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, फ्री इंडिया सेंटर वो 1941 जर्मनी में इन्होंने स्थापित किया था। आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने क्या किया था आपका, 4 जुलाई 1943 को जब इनको कमांड मिली थी, याद रख लेना, इनको जिम्मेदारी कब मिली थी, उसकी कमान मिली थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और ये कमान इनको किसने दी थी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, एक तो थे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने इनको जिम्मेदारी दी थी, रास बिहारी घोष ने। नहीं मिला कोई टॉपर, कौन है, नेहा सिंह टॉपर है भैया, बहुत बढ़िया है। INA के बच्चों सिलेक्शन में भी टॉपर होके वो दिखाना है ना, सिलेक्शन में नहीं रह जाना, इतनी एनर्जी लगानी है अपनी तैयारी में हर किसी को कि फाइनल जरूर पहुंचना है, फाइनल जरूर पहुंचना है। बहुत बढ़िया भैया, आपने ग्रैंड मास्टर एक बार आप देखिए ध्यान से, क्या लिख दिया है, 1998 लिख दिया, 1998 नहीं 1988 होना चाहिए दोस्त, ग्रैंड मास्टर पहले 1988
क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन था आपका सॉरी 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 सॉरी, विश्वनाथन आनंद 1988 होंगे दोस्त, 1988। यहाँ पे थम्स अप करें एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं सारे लोग, विश्वनाथन आनंद जो ग्रैंड मास्टर बने आपका वो किस ईयर में बने थे? 1988 में। थम्स अप करें जी भैया, अभी करेक्ट करेंगे तुरंत, तुरंत करेक्ट करो इसको, तुरंत कर चुके करेक्ट, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें दोस्त, हाँ जी भैया आगे बढ़ो। क्वेश्चन आया, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो आईएनए जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तब आईएनए के लोगों पर मुकदमा चला। कहाँ पर चला था वो मुकदमा? तो वो चला था लाल किले की दीवारों में। तो तुम जानते हो आज़ाद हिंद फौज के लिए बहुत प्यार उमड़ाया था देश में। तो क्या नारा लगता था देश में आज़ाद हिंद फौज के लिए? नारा लगता था लाल किले की दीवारों को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के हमारे साथियों को छोड़ दो। और ये मुकदमा मुख्य रूप से किसके ऊपर चला था? तो 3 धर्म के व्यक्ति थे यहाँ पर आपका, मेजर शाहनवाज खान, मेजर शाहनवाज खान इनके ऊपर चला था, मेजर शाहनवाज खान का संबंध था। और दूसरे व्यक्ति कौन थे इनके साथ में? वो थे कर्नल प्रेम सहगल। कौन? कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम सहगल थे। और आपका इसमें तीसरे व्यक्ति कौन थे? तीसरे व्यक्ति थे इसमें कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। क्या? कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। बहुत इनसे जन भावनाएं जुड़ी हुई थी। और इनके मुकदमे का जो नेतृत्व किया था साथी, इनका जो मुकदमा लड़ा था वो किसने लड़ा था बताओ? इनके केस को किसने किसने साथी आपका चार्ज किया था? तो वो थे भूला भाई देसाई, उस समय के चर्चित वकील थे भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, याद रखना इस बात को, भूला भाई देसाई, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति को कारावास भी हो गया था, इसमें एक व्यक्ति को कारावास भी हुआ था। उनका क्या नाम था जो कारावास हुआ था? 7 वर्ष का राशिद अली को। किसको? 7 वर्ष का राशिद अली को। ये किसके आपका सैनिक थे? तो ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन आपका 27 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, 1946 को दिल्ली पहुंचा था, बताओ। आप कहेंगे नहीं भैया क्या गलत है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। किस लिए आया था? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए। भारतीयों का संविधान बनेगा, प्रत्येक 10 लाख पर आपका एक व्यक्ति होगा जो सदस्य बनेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रखे। क्या एक गवर्नमेंट बनाने की बात की थी? हाँ जी, एक बात हुई थी। तो यानी कि क्या ठीक हो जाएगा आपका? केवल 2 ठीक है। क्या ठीक हो जाएगा? केवल 2 ठीक। मुझे बताओ कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे? कितने सदस्य थे इसमें? इसमें जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, एक तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्या बोलोगे? स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और दूसरे व्यक्ति कौन थे आपका? एवी अलेक्जेंडर, क्या बोलोगे? एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। तीसरे व्यक्ति कौन थे आपका? तीसरे व्यक्ति पैंथिक लॉरेंस, क्या बोलोगे? पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस, ये तीसरे व्यक्ति थे। आपसे पूछे कौन अध्यक्ष था इसमें कैबिनेट मिशन का, तो पैंथिक लॉरेंस ही थे, पैंथिक लॉरेंस ही थे। ओके, क्या बोलोगे? अब बताओ मुझे कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम आपका राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी वो कब हुई थी? एंटरिम गवर्नमेंट, क्या बोलोगे? एंटरिम, एंटरिम, अंतरिम, 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 अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, अंतिम राष्ट्रीय सरकार यानी कि एंटरिम नेशनल गवर्नमेंट को साथी कब अनाउंस किया गया था? वो अनाउंस हुई थी 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को। और ये इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसके बाद में उसको फिर गठन कर दिया गया था, फॉर्म कर दी गई थी वो एंटरिम गवर्नमेंट, और वो गठन हुई थी आपका 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या उन्होंने केंद्रीय सरकार की बात की थी? हाँ जी, केंद्रीय सरकार के गठन की बात हुई थी। आपका गठन तो बाद में हुआ 2 सितंबर, ठीक है, लेकिन उसके लिए साथी यहाँ पर 24 अगस्त को क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था, ठीक है। ये हमको याद रखना है कब उसको अनाउंस किया गया था। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? भारत का विभाजन हो गया तो ये हमारे देश में एक पार्टी थी जिसने क्या क्या कहा था आपका? ब्लैक डे के नाम से इसको मनाया। तो कांग्रेस ने मनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक ने, हिंदू महासभा ने, भैया हिंदू महासभा ने इसको मनाया था, ठीक है, अखंडता के लिए। क्योंकि हिंदू महासभा मानती थी कि हमारा देश कैसा होना चाहिए? अखंड होना चाहिए, अखंड होना चाहिए। ओके, और 3 जुलाई 1947
इसको साथ ही क्या बोलेंगे, ये किसका था, इस डेट को हम बोलते हैं माउंट बेटन योजना। इसी दिन तो बंटवारे की बात हुई, माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना स्वतंत्रता के आधार पर। और साथ ही हम 1 बजे पढ़ा रहे हैं आपको, कौन सा, स्वतंत्रता के आधार पर। 1 बजे हम हिस्ट्री की क्लास करते हैं, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और आजकल की जो क्लासेज हैं वहाँ पर इसी बात के लिए चल रही हैं कि भारत का विभाजन कैसे हुआ था, कौन सी घटनाएं थी। तो आप भी अगर भारत का विभाजन जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं बहुत विस्तार से कि क्या घटनाक्रम था, तो आपको भी उन कक्षाओं से जुड़ना चाहिए। ओके, बाकी आप जानें, यहाँ पे बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का स्वतंत्रता विधेयक कब पेश हुआ था, स्वतंत्रता विधेयक जो फ्रीडम के साथ ही बिल था, इंडिया फ्रीडम बिल कब पेश हुआ था, कब प्रेजेंट किया गया था, इंडियन फ्रीडम बिल कब प्रेजेंट हुआ था, तो वो प्रेजेंट हुआ था 4 जुलाई 1947 को। कब, 4 जुलाई 1947 को। लेकिन इसको स्वतंत्रता विधेयक को साथ ही आपका परमिशन कब मिली थी, एक्सेप्ट कब हुआ था, ये 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। और विभाजन जो पार्टीशन हुआ वो किस डेट को हुआ था, तो विभाजन हुआ था आपका 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को। कौन था ब्रिटेन का पीएम, बताओ विभाजन के समय, विभाजन के समय जो ब्रिटिश पीएम था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम है एटली। क्या बोलोगे, एटली। ठीक है, एक साथ ही आपको पता ही होगा, एक आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू हुआ हमारे देश में 14 अगस्त को। विभाजन आपका विभीषिका यानी कि जो विभाजन से आपका जो भीषण स्थितियां पैदा हुई, भीषण स्थितियां, उनकी स्मृति के लिए एक दिवस मनाना शुरू हुआ। मुझे बताओ वो किस वर्ष से मनाना शुरू हुआ, इसी सरकार में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उसको शुरू किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्या बोलोगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्मृति 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 दिवस। बताओ भाई फटाफट से, ये कब मनना शुरू हुआ था, तो ये मनना शुरू हुआ था आपका पहली बार आपका 2021 से। कब से, पहली बार 2021 से। और किस डेट को मनता है ये, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता था प्यारे दोस्त, 14 अगस्त को उसको मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, नींबू पानी पियोगे। नेक्स्ट है विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों, विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों, चीयर्स बोलो भी फटाफट से, आगे बताओ। विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करें। मुझे बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका, वो है सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। क्या बोलोगे, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, लेकिन एशिया का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका, एशिया आता है। एशिया के बाद में कौन सा आता है, अफ्रीका आता है। कौन सा आता है, अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद में आपका नॉर्थ अमेरिका आता है। क्या आता है, नॉर्थ अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद में आपका साउथ अमेरिका आता है। क्या आता है, साउथ अमेरिका आता है आपका, साउथ अमेरिका आता है। ठीक है, साउथ अमेरिका के बाद में क्या आ जाता है आपका, अंटार्कटिका आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है। अंटार्कटिका के बाद में क्या आता है आपका, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप आ जाता है। क्या आ जाता है, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप आ जाता है। और यूरोप के बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। क्या आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये 7 महाद्वीप है आपका घटते क्रम में, घटते क्रम में। ये इनका क्या है, ऐसे समझिए आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, कहाँ से शुरू हुआ, साउथ अमेरिका। 4 से शुरू कर दो दोस्त, 4 2 में है। 4 के बाद में आपका अंटार्कटिका आएगा, तो अंटार्कटिका कौन से पे, 1 पे, 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये हो जाएगा आपका, 4 1 3 2 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना समझ लो आप इसको। जैसे 32 लाख है भारत का, तो उसको 32,87,263, उसका दुगुना कर दो, 64 नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा है, मतलब 76 लाख के आसपास है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल, जो 76 लाख, 76 लाख के आसपास। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, आरोही उसी को बोलते हैं ना आपका, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है बताओ। अच्छा, भारत कौन से नंबर पे आता है, ये तो आप जानते हैं, कॉमन सी बात है। भारत कौन से नंबर पे आता है, भारत आता है 7th पे। और पूरी दुनिया का कितना क्षेत्रफल है भारत के पास में, 2.4% है, 2.4%, यानी कि लगभग 2.5% एरिया है हमारे पास में, लगभग 2.5% एरिया है। ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत। क्या बोलोगे भैया यहाँ पर, अर्जेंटीना, तो क्या बोलते हैं सबसे पहले कौन सा आया था उसको देख लो। सबसे पहला आएगा रूस, रूस के बाद में क्या आ जाता है आपका, कनाडा, जिसको रक्कू बाबा बोले, रक्का भाई बोल दो। रूस आता है, कनाडा आता है, रक्का, फिर आता है चीन, आता है चीन, फिर यूएसए आ जाता है, फिर क्या आता है, यूएसए आ जाता है, फिर आपका ब्राज़ील आ जाता है 5 पे, ब्राज़ील आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है 6 पे, ऑस्ट्रेलिया 6 पे आ जाता है आपका। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका आ जाता है भारत, और भारत के बाद में आ जाता है अर्जेंटीना। क्या आ जाता है,
अर्जेंटीना आ जाता है, अर्जेंटीना 8 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखना, छठा और आठवां बहुत पूछा जाता है। तो अब देख लो, छठा तो अर्जेंटीना भारत से पहले आएगा क्या, आरोही बढ़ता हुआ क्रम, अर्जेंटीना के बाद में आपका भारत आएगा क्या, बोलो भाई फटाफट से। सातवां भारत हो गया, आठवां अर्जेंटीना हो गया, बढ़ता हुआ क्रम तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें। भारत के बाद में ब्राजील, नहीं, भारत से बड़ा ब्राजील का, फिर अर्जेंटीना, ये भी गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना से बड़ा, हाँ ये ठीक हो जाएगा ना, अर्जेंटीना से बड़ा भारत का क्षेत्रफल है, भारत से बड़ा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ब्राजील है, यानी कि लास्ट वाले 4 ले रखे हैं इसने, ठीक है। कॉमन बात है, ऑप्शन सी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो देश और राजधानी सही सुमेलित नहीं है। देश और राजधानी बहुत पूछी जाती है, आप भी मुझसे प्रॉमिस करो कि हाँ राजधानी आप मुझे बता दोगे जो पूछेंगे। बोलो जी, प्रैक्टिस करें। सूरीनाम की जॉर्ज टाउन है क्या, सूरीनाम की गलत हो जाएगी। सूरीनाम की राजधानी है आपका, सूरीनाम की, बोलो भाई फटाफट से, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, क्या, पारामारिबो है, पारामारिबो। और जॉर्ज टाउन ये गुयाना की राजधानी है, ये किसकी है, ये गुयाना की राजधानी है, गुयाना की राजधानी है, ओके। तो ये गलत हो गया। पराग्वे की असंसियान है, ठीक है। पेरू की लीमा, फिजी की सुबह है, फिजी से के सबसे हो जाते हैं। रोमानिया, बोलो भाई रोमानिया की राजधानी बताओ। इधर देश है, इधर देश है, और इधर राजधानी है, बताओ फटाफट से। रोमानिया की राजधानी बताओ। रोमानिया, जिसको रोमानियत चढ़ती है उसको बुखार भी चढ़ जाता है, क्या बोलोगे, बुखारेस्ट होता है, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट। अब मुझे बताओ कांगो की राजधानी क्या है, कांगो, कांगो एक साथी आपका रिपब्लिक है, ब्राज़विले है, क्या है, ब्राज़ाविले उसकी कैपिटल है, ब्राज़ाविले उसकी कैपिटल है। क्रोएशिया की बताओ, सोचते रहो बस तुम मन मन में, लिखने की जरूरत नहीं है। क्रोएशिया की बताओ, क्रोएशिया, जब क्रो क्रो काँव काँव करता है तो सब जाग जाते हैं, जाग रही है वहाँ की, जाग रही है। वेनेजुएला की बोलोगी, वेनेजुएला की क्या है, वेनेजुएला की ये है आपका काराकस, वो भाई जुए में ला रहा है ये सब कारवार, क्या बोलोगे। पड़ोसी जब चलता है ना, आपकी गाड़ी आप खरीदोगे ना जॉब के बाद में, खरीदोगे नहीं खरीदोगे, थम्स अप करो जी भैया, अगर नहीं है तो मदर फादर को लेके जाएंगे ना एक दिन बैठा के, बिल्कुल अच्छे से। वेनेजुएला, तो लोग क्या बोलेंगे, जुए में लेके आया ये कार। हंगरी, हंगरी, हंगरी जो भूखा होता है वो आदमी, बूढ़ा आदमी, अब उसको समझ में नहीं आती, वो पेस्ट भी खा जाता है, पेस्ट भी खा जाता है, बूढ़ा आदमी हंगरी हो तो बूढ़ा आदमी पेस्ट भी खा जाता है। बुल्गारिया बताओ, बुल्गारिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया की कैपिटल बताओ, बुल्गारिया की क्या है, बुल्गारिया की कैपिटल है आपका सोफिया, क्या बोलोगे, सोफिया, सोफिया, सोफिया उसकी कैपिटल है, सोफिया बुल्गारिया की। वियतनाम की बताओ, वियतनाम, क्या बोलोगे, वियतनाम, हनोई, तुम अपना नाम बनाओगे है ना, आप कहोगे हाँ बनाएंगे भैया। किर्गिस्तान, 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 किर्गिस्तान की कैपिटल बनाओ, क्या बोलोगे, बिस्केक, क्या बोलोगे, बिस्केक, किर्गिस्तान। वो कर गई रिश्ता और विश कर गई केक खिला के भी, इस बात को रिश्ता कहीं और करके। तजाकिस्तान, क्या बोलोगे, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की है दुशानवे, क्या बोलोगे, दुशानवे, दुशानवे तजाकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की राजधानी बताओ, उज्बेकिस्तान की क्या कैपिटल है, वो है ताशकंद, क्या बोलोगे, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की बताओ क्या राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असगाबाद, क्या, असगाबाद, असगाबाद है, ठीक है। साइप्रस की राजधानी बता दो क्या होगी, साइप्रस की, तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, क्या, निकोसिया, साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया है, क्या है, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, निकोसिया। उंगली आधी हो चुकी है गड्ढा बन बन के, यहाँ कुछ दिन में ये पार ना निकल जाए यहाँ से क्या बोलोगे भैया, साइप्रस, निकोसिया। आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। घाना की अकरा है, सुमेलित नहीं है, घाना, घना अकड़ रहा है भाई, घना अकड़ रहा, घाना की अकरा भैया होती है। केन्या की नैरोबी, कन्या ना रो भाई, केन्या की नैरोबी। नामीबिया की विंडहॉक है। नाइजीरिया की रबात नहीं, मोरक्को की रबात है। मारा क्यों रे, बात तो बताओ, मारा क्यों, क्यों मारा, मार्क को रबात होती है। नाइजीरिया की जो बता दे वो हीरो है, नाइजीरिया की है अबूजा। देखना भाई अबूजा सबसे पहले किसने लिखा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तंजानिया की बताओ, तंज कसती रहती हैं जिनकी 2-2 माँ होती हैं, तंजानिया, डोडोमा। इसीलिए तुम बच्चों की 2 मम्मी मत कर लेना भाई, देख लेना। क्या बोलोगे, मंगोलिया की उलान बटोर, क्या बोलोगे, मंगोलिया की उलान बटोर।
गोलियां जितनी भी हैं सब बटोर लो, उलान बटोर, उलान बटोर, ठीक है। यमन की बताओ, यमन की क्या कैपिटल है? यमन की साना है। जॉर्डन की बताओ क्या कैपिटल है? जॉर्डन की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जॉर्डन की अम्मान, अम्मान, अम्मान। मालदीव की कैपिटल बताओ फटाफट से, क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले, माले। इजराइल की कैपिटल बताओ, कौन बताएगा? इजराइल की, इजराइल की है भैया यरूशलम, क्या? येरूशलम है, येरूशलम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू सैकेल, न्यू सैकेल करेंसी चलती है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली मुद्रा है। न्यू सैकेल क्या है? यहाँ की करेंसी है, क्या है? करेंसी है। मुझे बताओ कंबोडिया की कैपिटल क्या है? कंबोडिया की, कंबोडिया की। सही सही बताना, कौन सही सारे बता रहा है? नॉम पेहन 90% जिसने बता दिया वो भी कह दो हाथ था उठा के कि भैया हमने बताया। बोलीविया, बोलीविया क्या बोलोगे? लापाज, लापाज, बोलीविया की लापाज है। और एक पूछी जाती है आपका चिली की कैपिटल बताओ, चिली। उसने चिली खा ली, मिर्ची खा ली, अब वो सेंटी हो गई, सेंटियागो, मतलब आंखों में पानी आ गया ना, भाई सोच रहा है कि ये तो दुखी है, अरे पागल इसने मिर्च खाई है। तभी वीडियो कॉल कर देगी तुरंत ही, उसको पता है ये सही मौका है, दिस इज द राइट टाइम। अभी देखो वो क्या बोलेगा, बाबू तुमको क्या हो गया है। आगे बताएंगे। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर रहते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके रूप में उनको कैटेगराइज कर सकते हैं? कदाचित गरीब के रूप में, इनको बोलते हैं स्टेरिंग पुअर। क्या बोलेंगे? छोटे किसान और मौसमी मजदूर जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के कभी अंदर चले जाते हैं कभी बाहर, इनको बोलते हैं स्टेरिंग। स्टेयरिंग है इनके हाथ में, कभी इधर गाड़ी काट दी कभी इधर काट दी, ठीक है। बीमारी की वजह से भी होता है ये कई बार, ठीक है। बीमारी की वजह से घर में कोई बीमारी आ गई, उस समय पे स्थिति खराब हो गई, जैसे अक्सर होता भी है आपका भाई। कॉमन फैमिलीज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? आपकी गवर्नमेंट जॉब से सबसे अच्छी चीज़ तो यही सुधरेगी ना, जो आपको मेडिकल की बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब पा गए तो आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने बच्चों को, अपने मदर फादर को। भाई माता पिता की सेवा का असली मतलब क्या है भाई? जब एक तो उनका बॉडी सही तरीके से काम कर रहा है, तो उस टाइम पे तो आप उनको रेस्पेक्ट देते रहें, उनकी चीज़ों में सहयोग करते रहें, एक तो ये चीज़ हुई। एक दूसरी चीज़ है कि जब वो बीमार होंगे, असली सेवा की ज़रूरत तो तब होती है ना, और आपके पास उस समय पर पैसे ना हो तो वो कैसे कैसे अपने दिन गुजारते हैं, बहुत कठिन होता है। ये सब जानते होंगे जिनके घर में बीमारी होती होगी। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें किसी बीमारी की वजह से उस घर की जो आर्थिक हालात हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और ऐसे भी हो जाते हैं कि कभी उभर नहीं पाते हैं, कभी उभर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे तो उनसे आप बहुत अच्छी सेवा कर पाओगे। ये भी एक साथी आपका मतलब अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? विलोडन गरीब उनको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर स्थिति ठीक हो जाती है, फिर कभी बीमारी आ जाएगी, जॉब नहीं होगा तो फिर स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। ओके, बोलो भाई फटाफट से। भैया आप, सॉरी टू डिस्टर्ब, आप बता दीजिए कि टारगेट बैच जो लॉन्च किया है, क्या इस बैच को एसएससी होने वाले पढ़ के सकते हैं? हाँ बिल्कुल। दरअसल में देखो वो सादी टारगेट बैच है। टारगेट बैच का मतलब क्या होता है? आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप टारगेट बैच, टारगेट बैच का मतलब ये है कि आपकी जो इनिशियल स्टेज है ना वो तैयार होनी चाहिए। इनिशियल स्टेज ऐसे ना हो कि जी गांधी कौन है, चंपारण क्या था, है ना, नील आंदोलन क्या था जी, ये आपका राजा राम मोहन राय कौन है जी। तो आपका बेसिक यदि तैयार है बहुत अच्छे से, तो आप अपने स्कोर बूस्टर के लिए उसकी तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज आपका बेसिक तैयार नहीं है और आप नहीं समझते हैं, तो आपको मैं तो ये कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको अपनी बेसिक जीएस को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके, शुरुआत में उसके लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। तो विशेष एक डाक टिकट जारी किया था किसने? 1968 में गेहूं क्रांति। तो आपको पता ही होना चाहिए 66 से 77 तक कौन थी हमारे देश की प्रधानमंत्री? तो वो थी आपका इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, ठीक है। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, गेहूं उत्पादकता बढ़े उसके लिए, ताकि उसका प्रोडक्शन बढ़े। वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड होता है क्या? फॉरेन करेंसी कमर्शियल बॉन्ड होता है क्या? या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है? बोलो भी फटाफट से। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है, कन्वर्टिबल बॉन्ड होता है एफसीसीबी। मुझे बताओ वित्तीय अवस्था में पीसीए का क्या मतलब होता है? ये होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है पीसीए, पीसीए होता है। एमआरटीपी क्या होता है बताओ फटाफट से। एमआरटीपी ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए हमेशा। मोनोपॉलीज, क्या बोलोगे? मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। क्या बोलोगे? ट्रेड
ट्रेड प्रैक्टिस होता है आपका, ट्रेड प्रैक्टिस होता है। कब आया था एमआरटीपी एक्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये आया था 1969 में। एक पूछा जाएगा साथ ही आपसे HYVP, HYVP क्या होता है, हाई याइल्डिंग वेराइटीज़, याद रखना, हाई हाई याइल्डिंग वेराइटीज़, ये कौन सी होती हैं, जो उत्पादन के बीज होते हैं, हाई याइल्डिंग वेराइटीज़ होती हैं, हाई याइल्डिंग वेराइटीज़ होती हैं। वैरायटीज़ प्रोग्राम को बोलते हैं, प्रोग्राम, कि भाई अच्छी उत्पादन के लिए बीज लेके आए ताकि जिससे कि उत्पादन बढ़ाया जाए, प्रोग्राम होता है, ठीक है, प्रोग्राम होता है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है HYV, इसका फुल फॉर्म शायद कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ना पूछा हो। हाई याइल्डिंग वैरायटी, उच्च जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उनके लिए हम इसको बोलते हैं। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, कुसुम योजना बताएं जी, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है, तो सौर संचालित परिवहन को। तो ये क्या थी आपका कुसुम योजना, दरअसल में जो पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन अभियान चला था हमारे देश में, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्पादन अभियान चला था हमारे देश में, ताकि हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो किसानों का वो बढ़ पाए। अब उसके लिए ही योजना चली थी आपका कौन सी, तो सौर संचालित परिवहन के लिए चली थी या नहीं भैया, ये चली थी आपका सोलर फार्मिंग, ताकि सोलर पंप लगाएं आप, ठीक है, ताकि किसान सोलर ऊर्जा लगा पाए। तो कब शुरू हुई थी ये शुरू हुई थी बच्चों आपका मार्च 2019 में। कब, मार्च 2019 में ये शुरू हुई थी। 37 डिग्री टेम्परेचर लगभग के बराबर होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के। स्केल याद है, स्केल याद है, थम्स अप करके बताओ, ठीक है, स्केल याद है। अरे यार तुम्हें इतनी चिंता है, हम अभी पी लेते हैं नींबू पानी को, ये लो। ये आधे घंटे से ठंडा ही गर्म ही नहीं हुआ है, बताओ जी क्या बोलोगे। C/5 बराबर F-32/9, यार ज़्यादा ठंडा है अभी भी, आधे घंटे से ज़्यादा से रखे हुए हो गए हैं। C/5 बराबर F-32/9, और फिर आगे क्या होता है बताओ फटाफट से, R/4 होता है, R/4 होता है। और कौन सा स्केल होता है आपका, एक और स्कोर होता है आपका, तो एक और स्केल कौन सा होता है, बोलो भी फटाफट से, K-273/5 होता है, K-273/5 होता है। तो ये कौन सा स्केल है, ये रोमर स्केल है, कौन सा है, रोमर। ये आपका क्या स्केल है, ये कैल्विन स्केल है, कौन सा है, कैल्विन स्केल है। ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। तो कोई भी चेंज कर लोगे इसमें वैल्यू रख के, कोई भी चेंज कर लोगे, थम्स अप करो जी भैया, आज प्रैक्टिस करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सी दिया हुआ है और एफ पूछा हुआ है, तो इन दो से मतलब है हमें। तो सी की वैल्यू कितनी, 37, 37/5 बराबर F-32/9 हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या कर दोगे, 37 गुणा 9 कर देंगे, है ना, 37 गुणा 9 हो जाएगा, 9 7 63 का 3 हाथ से लगे 6, 9 3 27 और 6 33 हो जाएगा, 333/5 बराबर F-32 हो जाएगा, ठीक है, यही है। इसको भाग कर लो, इधर कितना हो जाएगा, अरे करके बता दो यार, 5 छंगे 30 हो गया, ठीक है, 5 छंग 30 हो गया, फिर बचे कितने, जीरो जा नहीं सकता, तो आपका 5 छंग 30 हो जाएगा, फिर से यही तो आएगा। और प्लस में इधर क्या हो जाएगा आपका, 32 आ जाएगा इसमें, 32 नहीं, गलत हो गया ना, 6 आ जाएगा ना, 5 छंग 30, 3 बच गया, 5 छंग 30 दशमलव लग के तभी तो आएगा, बराबर आ जाएगा एफ आपका। और एफ कितना हो गया, एफ बराबर हो जाएगा आपका 66 और 30 कितना हो गया, 66 और 30 96 और 2 98, अरे बोल दो यार, 98.6 आ जाएगा, 98.6 आ जाएगा, क्या आएगा, 98.6 आएगा। अच्छा सी की वैल्यू यहाँ पे मुझे रख के दिखाओ 40, सी की वैल्यू 40 रख के दिखाओ। अगर सी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तापमान जो है, तापमान हो जाए 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपका एफ कितना हो जाएगा ये बताना है आपको। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ कितना आया, सारे लोग बताएंगे, सारे लोग कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। सबका आंसर है 104 आएगा भैया, 104 आएगा, 104 आएगा पक्का, 40 पे, ओके 40 पे आ गया 104। अब मुझे बताओ अगर टेम्परेचर हो जाए -40 डिग्री सेल्सियस, तब एफ की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। ये पूछा जाता है, रेलवे में बहुत पूछा है, एसएससी बहुत पूछता है इसको, फटाफट से आंसर करो। जिन्होंने याद कर रखा है उनकी कुटाई हो जाएगी, देख लेना। इसको माइनस पे रखो, माइनस पे, माइनस पे, माइनस पे रखने पे कितना आया, जब -40 रखा होगा तो एफ की वैल्यू भी कितनी आई होगी, -40। तो पूछा जाता वह कौन सा टेम्परेचर है जिसपे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप बराबर हो जाते हैं।
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ताप जिस पर बराबर हो जाते हैं वो कौन सा है, वो कौन सा है। ओके, ये बात याद रख लेनी है, -40 पे बराबर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो साथी गुण है वो क्षार का नहीं है, क्षार का। वे अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं। अम्ल और क्षार आपस में मिल जाएं तो क्या न्यूट्रल कर देंगे, आप बोलो फटाफट से। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे हम बोले HCl है ये आपका, और ये आपका NaOH है, तो OH यानी ये क्षार हो गया और ये हो गया अम्ल। ये इनकी अगर क्रिया होगी तो ये न्यूट्रल कर देंगे क्या, हाँ जी, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण क्रिया। और इसमें क्या होता है, H2O बन जाएगा और साथ में एक साल्ट बनेगा NaCl। इसको बोलते हैं अम्ल और क्षार की भी क्रिया होगी। अम्ल और क्षार, ये अम्ल भैया, ये एसिड है, ये बेस है। एसिड और बेस का कभी भी रिएक्शन होगा तो क्या आपका बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। और साल्ट क्या होता है, साल्ट, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण की प्रक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, और इसमें जल की प्राप्ति होती है। तो सही बात है। वे लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लाल को नीले में। नीले को लाल में नहीं बदल सकते, नीले को लाल में तो अम्ल बदलता है। कौन बदलता है, ये एसिड की प्रॉपर्टी कल हमने आपको बताई थी। उसका स्वाद कड़वा होता है, हाँ जी। अम्ल का स्वाद कैसा बताया था हमने आपको, अम्ल का स्वाद कैसा बताया था आपको, वो खट्टे होते हैं स्वाद में। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं। बोलो भी फटाफट से। रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है, कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है, बोलेंगे भी। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा या रक्त प्लेलेट्स, या फिर रक्त प्लेलेट्स होंगी, फटाफट से बताएं। अच्छा बताओ, एक वीक में 4 क्लास काफ़ी होती है या 5 क्लास, 5 क्लास से बर्डन तो नहीं होता आपके टाइम मैनेजमेंट में, तो परेशानी नहीं होती। जैसे मैंने पिछली बार 2 एक्सपेरिमेंट के लिए उसको देखा, 2 बार तो हम गए भी, कहीं जाना भी पड़ा, लेकिन एक वीक में 4 या 5 क्लास प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, ये 4 ही की जाए, ये आपको बतानी है, ठीक है। एक बार बताना, पोल क्रिएट करो, एक 4 या 5, यानी कि मंडे टू थर्सडे ही प्रैक्टिस कराई जाए या फिर फ्राइडे तक, ठीक है, फ्राइडे तक ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। और आपको अभी अपनी जो थ्योरी की चीज़ें हैं ना, जो थ्योरी का मतलब है कि आप अपनी जिन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, जो आपके नोट्स हैं वो भी आपके रिवाइज बराबर होते रहने चाहिए, तभी प्रैक्टिस का अर्थ है, तभी प्रैक्टिस का अर्थ है बहुत ज़्यादा। पोल में आंसर करें, पोल में आंसर करेंगे एक बार। तो रक्त का कौन सा घटक है, रक्त क्या होता है एक बताओ, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है, ये ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, ब्लड क्या है, एक आपका क्या बोलेंगे, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं इसको, LCT है ये, तरल संयोजी ऊतक है। तो इसमें बताएंगे जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है तो वो WBC है। क्या बोलेंगे, WBC बचाती है, WBC का लाइफ साइकिल कितना होता है बताओ, इनकी लाइफ कितनी होती है, वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ आपको बतानी है। इन्हीं को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, 90% पानी होता है। क्या होता है, 90% पानी होता है, और 10% इसमें होता है प्रोटीन। बहुत पूछा जाता है ल्यूकोसाइट्स में कितना प्रोटीन होता है, 10% होता है। और जो हमारा ब्लड है उसमें प्लाज्मा कितना होता है, ब्लड में जो साथी आपका प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, तो प्लाज्मा होता है इसमें 55% के आसपास। और बाकी 45% में क्या होता है, उसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं, क्या प्लेटलेट्स, जिनको तुम कहते हो ना प्लेट कमजोर हो गई, तो कब प्लेट नहीं होते, प्लेटलेट्स होती हैं। क्या बोलोगे, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स ही हैं जो रक्त का थक्का बनाती हैं, ठीक है, जो विटामिन K बनाता है। ओके, RBC ब्लड में आपका जो ऑक्सीजन फ्लो होगा उसको करता है, और ये हमको सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। कौन, आपका WBC हमको सुरक्षा देता है, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया भैया। 4 से थोड़ा फ़ायदा ये है कि बीच में अपने थ्योरी नोट्स हम रिवाइज करते रहते हैं। देखो दोस्त, मतलब ऐसे मत करना, मतलब अपने ना तैयारी के साथ में, अगर आप मेरे साथ में जुड़े हो और मुझसे भरोसा है तो चीज़ों को फॉलो करना। ऐसे नहीं कि वो उस दिन 1 घंटा मिला तो फिर यार ठीक है आज क्लास नहीं, मस्ती कर लेते हैं। तो थोड़ा सिंसियर रखना है, थोड़ा इसको माइंड को आराम भी देना है, और इससे बहुत काम भी करवाना है। मतलब इसको कंट्रोल अपने आप को करना होगा तुमको, ये तुम्हारे हिसाब से चलना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से मतलब तुमको लग रहा है तुम्हारी एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकती है, तो वहाँ थोड़ी एनर्जी कैसे बचाई जाएगी उससे बचा लो। ये स्क्रॉलिंग से बचना है तो उसको तुमको डायरेक्शन देनी पड़ेगी उसको, है ना। नहीं उसका तो ऐसा है कि वो तुम्हें अपोज ही करवाएगा हमेशा। वो तो तुम्हें ऐसा सोचेगा कि ठीक है कंफर्ट जोन में ले चलो, आराम कहाँ है, मज़े कहाँ है, वहाँ ले चलो। जब मेहनत की बारी आएगी तब उसकी मतलब उसको नानी याद आ जाती है। मन ऐसी चीज़ है, तो तब उसको आपको याद दिलानी है, नहीं नानी याद नहीं आनी है, अभी सिलेबस याद आना है। ओके, आप सोचो ना यार, जब हम एकेडमिक्स में थे, आप में से जो बच्चे अच्छे होंगे वो बहुत अच्छे रिलेट कर पाएंगे।
कुछ तो ऐसे होते हैं 12वीं के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब हम एकेडमिक्स में थे, एकेडमिक्स का मतलब हम जब 11वीं 12वीं में थे, तो हमारे पास मतलब याद करने के लिए क्या होता था। तुम बचपन में सोचो, तुमने तो यार वो काव का ऐसे याद किया था, काव का ऐसे, तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बात थी ना, ये काव हैज 4 टीट्स याद करनी है, आसान बात थोड़ी थी। इसमें मतलब बहुत कई कई बार करना पड़ता था आपको, कितनी कितनी बार आपने वो लाइन बोली है। माई नेम इज को याद करने के लिए हम सब ने मेहनत की है, ठीक है, माई नेम इज, इसके बाद के उसको भी हमने याद किया। तो वो याद कैसे हुआ, आज क्यों कॉमन लग रहा है, क्योंकि वो आपने इतनी बार रिपीट कर लिया, इतनी बार रिपीट कर लिया। तो रिपीटेशन सबसे बड़ी चीज़ है, रिपीटेशन सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप कहेंगे हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ओके। आगे बढ़े, यहाँ पर कोई परेशानी, कोई बात। क्या बताया हमने आपको, तो जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी हमने बताया, इसका लाइफ नहीं बताया आपने मुझे, लाइफ स्पान बताओ इसका फटाफट से, लाइफ स्पान बताओ, ओके। ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको, सॉरी देखो मैंने क्या बता दिया आपको, ल्यूकोसाइट में 90% पानी नहीं, ल्यूकोसाइट में नहीं, ब्लड प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो होता है आपका, प्लाज्मा आपका 55% होगा इसमें ब्लड में, और आपका 45% में क्या होता है, अदर चीज़ें होती हैं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में होगा ना, प्लाज्मा में 90% पानी होगा प्लाज्मा में, और 10% प्रोटीन होगा, पूछा जाएगा 10% प्रोटीन होता है किसमें, आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितने % प्रोटीन होता है, हम आपको ये बात डिलीवर करने के चक्कर में रह गए, बोलो भी फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। भैया 2 to 3 डेज होता है, 4 से 5 दिन होता है, गलत है, गलत है एकदम से। 8-9 दिन वाले तो अपने पास से बता रहे हैं, 8-9 दिन वाले तो अपने पास से बता रहे हैं, 8 to 9 डेज। आरबीसी का 120 दिन होता है भैया, डब्ल्यूबीसी 102 दिन जीती है, एकदम से ठीक है। डी ठाकुर का आंसर एकदम से ठीक है, डी ठाकुर का एकदम से ठीक है। क्या बोलोगे, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा जो यंत्र वो सहायक होता है। धक धक को कैसे पता करोगे, धक 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 धक, स्टेथोस्कोप से, जिसको डॉक्टर लटकाए रहते हैं। स्पायरोमीटर क्या होता है, ये फेफड़ों में जो श्वसन दर चलती है आपका, जो फेफड़ों में श्वसन दर है, श्वसन रेस्पायरेशन रेट जो है आपका, रेस्पायरेशन रेट्स लंग्स में कैसा चल रहा है ये देखता है ना। स्पिग्नोमीटर क्या देखता है, ये ब्लड प्रेशर को देखता है, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, रक्तदाब। और ब्लड प्रेशर के लिए क्या मानक है बताएंगे, 80 से 120 mmHg होता है, mmHg होता है। 120 से नीचे जाने पे क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, लो बीपी हो जाएगा, और 120 से ज़्यादा जाने पर क्या हो जाएगा, 120 प्लस हो गया तो हाई बीपी हो जाएगा, ठीक है, हाई ब्लड बीपी। और ये क्या हो जाएगा, 80 से नीचे नेगेटिव चला गया तो लो बीपी हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं सामान्य प्रकुंचन, क्या बोलते हैं इसको, सामान्य प्रकुंचन कितना होता है, सामान्य प्रकुंचन, अर्थात सिस्टोलिक कितना होता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना होता है, तो सिस्टोलिक होता है आपका 120 mm, क्या बोलोगे, 120 mmHg होता है। और डायस्टोलिक की बात करें, यानी अनुशिथिलन की बात करें, अनुशिथिलन की बात करें, अनुशिथिलन, अनुशिथिलन इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक होता है आपका 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों को याद रखो, या आपका लो बीपी को याद रखो या हाई बीपी को याद रखो, ये याद रखना होगा, ओके। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है। इनके लिए पहला मंदिर समर्पित हुआ है आपका थाने में, कहां पर, थाने महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, थाने महाराष्ट्र में। और यहां पर जो मूर्ति स्थापित की गई है, मूर्ति स्थापित की गई है वो 6.5 फुट की है। और इसके मूर्तिकार कौन रहे हैं बताएंगे, मूर्तिकार कौन रहे हैं, किन्होंने ये मूर्ति बनाई है, तो मूर्तिकार रहे हैं इसमें अरुण योगीराज। कौन बोलोगे, अरुण योगीराज। इनका नाम पहले भी आपने कहीं पे सुना था, कौन से मंदिर के समय पे, आप कहीं राम मंदिर के समय पर हमने सुना था। इन्हीं की याद में साथी आप जानते हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, क्या बोलोगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, क्या है, टर्मिनस भी है आपका, जो आपका कहाँ पर है साथी, आपका एक रेलवे स्टेशन है। और ये 2004 में यूनेस्को में लिस्ट हुआ था। और मैं एक आपसे और यहाँ पर बोलेंगे, यूनेस्को में शामिल हुआ था। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1887 में इसको बनाया गया था। और इसको बनाया था जॉर्ज विटेट ने। इसके जो वास्तुकार हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, जॉर्ज विटेट ने इसको बनाया था। और एक इसकी कला पूछी जाती है, किस कला में इसको बनाया गया, तो इंडो सरसैनिक कला में, इंडो सरसैनिक कला में इसको बनाया गया है। देखो दोस्त, जब कभी मैं हमारे सामने ऐसा भी होगा, मैं अपनी कक्षा के लिए भी खुद बोलना चाहता हूँ, जैसे मान के चलो कोई ऐसे व्यक्ति आए कभी भी जो हमारे देश के लिए उनका योगदान है, जिन्होंने इस देश के एकीकरण
सशक्तिकरण के लिए योगदान दिया। तो कई बार ऐसा होता होगा कक्षा में कि मैं उस नाम को फ्लो में आपका सम्मान नहीं दे पाता हूँगा, लेकिन मेरी आंतरिक भावना हमेशा ये होती है कि उनको एक सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार जब हमको चीज़ें डिलीवर करनी होती है तेज गति में, तो कई बार नहीं हो पाती। तो सबके लिए मैं भी गलती मानता हूँ, और आप भी इस चीज़ को अपने मतलब हैबिट में लेके आना। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ बोलते हैं कि भगत सिंह ने बम फेंक दिया, है ना, आपका, तो ये तो ठीक है, भगत सिंह जा रहा था, ये नहीं करना है हम लोगों को। उन लोगों ने साथ ही जो जीवन अपना बिताया, जो उन्होंने अपना मतलब कि उन्होंने इस देश को यूनाइट करने के लिए प्रयास किया कि इस देश में स्वराज कैसे आएगा, स्वराज कैसे आएगा, है ना। और बाकी जो भी लोग हैं, तो आपको हमेशा उनको सम्मान देना है, सम्मान अपने मन से, मतलब उनके लिए, है ना। और आपके जो वाक्य है ना, उनके लिए वो उसी तरह के लिए होने चाहिए। तो तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से आपको बचना है। ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको करें ऐसे। अभी एक मूवी आई थी, उसके क्वेश्चन पूछा जाएगा साथ ही। छावा मूवी आई, छावा मूवी में एक्टर कौन रहे? विक्की कौशल रहे, लेकिन इसके डायरेक्टर कौन है ये बताओ आप। इसके डायरेक्टर कौन रहे? तो इसके डायरेक्टर रहे लक्ष्मण उतेकर। कौन? लक्ष्मण उतेकर इसके डायरेक्टर रहे हैं। कौन रहे हैं? लक्ष्मण उतेकर इसके डायरेक्टर रहे हैं। ओके, लक्ष्मण उतेकर। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई है? गवाहों के संरक्षण के लिए, ठीक है, गवाहों के संरक्षण के लिए, विटनेस को प्रोटेक्शन मिले। कई बार उनको मार दिया जाता है, क्या बोलोगे? हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में एक और योजना चली है साथ ही, हर खेत स्वस्थ खेत। हर खेत, हर खेत, हर खेत स्वस्थ खेत। क्या बोलेंगे? हर खेत स्वस्थ खेत, ठीक है। एवरी फील्ड हेल्दी फील्ड, ये बोलेंगे जी फटाफट से। उत्तर प्रदेश में चलाया गया है आपका पॉलीटेक्निक चलो अभियान। क्या बोलेंगे? पॉलीटेक्निक चलो अभियान। कौन सा अभियान चलाया यूपी में? पॉलीटेक्निक चलो अभियान। पॉलीटेक्निक करके क्या करोगे जी? पॉलीटेक्निक करके क्या करोगे? ड्यूटी करेंगे जी, ड्यूटी करेंगे। अच्छा, ड्यूटी कौन निकालेगा जी? रोजगार कौन देगा? यूपी गवर्नमेंट। अब आप देख रहे हो शिक्षक भर्ती के लिए लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे ये बात बताओ कि किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए बेहतर काम हमको करना होगा या नहीं? अगर हम उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें टीचर्स की आवश्यकता है या नहीं है? अध्यापकों की जरूरत होगी या नहीं होगी? आप बताओ मुझे। या हम बस वही आप देखेंगे कि जो आपका बच्चों और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, एक आदर्श अनुपात जो होना चाहिए, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। वैसे ही 7 वर्षों से यहाँ पर भर्तियाँ नहीं है, 7 वर्षों से बच्चों के सहयोग की कोई बात नहीं है कि भाई हाँ आकर के, और एक बीच में एक ट्वीट किया गया आपका, उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब वो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो? ट्वीट ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई आदमी बैठ के ऐसे ही ट्वीट कर देता हो कुछ भी अपने पास से? तो फिर तो तुम्हारा ट्विटर हैंडल जो है बड़ा वो संदेह की दृष्टि में है कि कोई भी कुछ भी ट्वीट कर देता होगा। तो सीधी सी बात है, उसके लिए कोई प्रोफार्मा बना होगा। और जब किसी की उम्मीदें हैं, क्योंकि टीचिंग में आप देखोगे ना, टीचिंग में अगर हम देखें कि लड़के तो अपना भविष्य बनाते हैं, लेकिन टीचिंग में एक सेफ जोन माना जाता है लड़कियों के लिए। आज भी हमारे समाज में ये परिवेश है कि लड़कियां के लिए, आपने देखा भी होगा, कई बार सुनी भी होंगे, लड़कियों के लिए टीचिंग और बैंक सही है। तो बहुत सारी लड़कियां, उनकी जो परवरिश और शिक्षा है वो होती ही इस आधार पर है कि वो कल को टीचर बन जाएंगी। तो टीचर बनती हैं तो वो आपका अपने जी बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड आदि इन सब चीज़ों को करती हैं। और बीएलएड आपका इन सब को करने के बाद में उनको एक लंबा इंतजार करना पड़े। तो एक तो वो पिता जो देखना चाहता है, जो समाज से लड़ करके इस बात के लिए कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, और उसकी बेटी जब कामयाबी को पा ही नहीं पाती है, तो एक तो वो फिर उस समाज में हंसी का पात्र बनता है। एक जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो फिर बात हमारी झूठी हो जाती है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बात हमारी झूठी हो जाती है कि भाई हम बेटियों को कहाँ, हमने तो पढ़ाया है ना, लेकिन बेटियों को पढ़ने के बाद में जो वो डिजर्व करती हैं वो आप उनको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका एक ये विजन हो गया, ठीक है। एक दूसरा, जो बेटियों के अलावा जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं, शादी के बाद में लड़की को वैसे ही आप जानते हो कि भाई बहुत जगह सपोर्ट नहीं मिलता उसकी पढ़ाई के लिए, जो अच्छी फैमिलीज हैं जो सपोर्ट देती हैं। अब अगर वो अच्छी फैमिलीज सपोर्ट दे भी रही हैं और ये कह रही हैं कि ठीक है आप अपनी निरंतर पढ़ाई रखो, तो किसी की बेटी किसी के घर में बहू बनने के बाद में भी जो पढ़ाई कर रही है, इतने लंबे समय से पढ़ाई कर रही है और उसके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है, तो यानी कि मतलब हम हर जगह विफल हो रहे हैं। और हमको इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम उसको मतलब एक चुनावी मुद्दा नहीं बना सकते हैं। और चुनावी मुद्दे का मतलब कि हम सिर्फ ये कह दें इस बात में कि भाई चुनाव आधारित ये होंगी। दरअसल में हमको चुनाव आधारित या चुनावी प्रक्रिया आधारित भर्ती ना करा करके हमको केंद्र में रख के स्टूडेंट्स को, इस प्रदेश में अध्यापकों की क्या आवश्यकता है, शिक्षा को केंद्र में रख के हमको उनकी भर्ती करानी चाहिए।
और यही हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। और फिर सब लोग अगर इस उद्देश्य पर आप खरे उतरेंगे तो सराहेंगे आपको, ठीक है। उन सब के आशीर्वाद, उन सब बहनों की दुआएं आपको लगेंगी और वो दुआएं पहुँचे आप तक, हम ये चाहेंगे। लेकिन उन सब के साथ में न्याय हो और उनको इंसाफ मिले। क्या बोलेंगे जी? गवाह संरक्षण योजना, ये हमने बात की। प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ पर चला है? बोलो फटाफट से। प्रोजेक्ट हिफाजत, प्रोजेक्ट हिफाजत कहाँ से चला है? प्रोजेक्ट हिफाजत किस गवर्नमेंट ने चलाया है? प्रोजेक्ट हिफाजत चलाया है आपका पंजाब ने। किसने? पंजाब ने चलाया है। सीएम मछुआ समृद्धि योजना, बोलेंगे मछुआ समृद्धि योजना, ये किसने चलाई है? सीएम मछुआ समृद्धि योजना ये चलाई है साथी आपका, ये किसने चलाई है? ये चलाई है एमपी ने, ठीक है। एक सीएम युवा अन्नदूत योजना, ये कहाँ पर चली है? युवा अन्नदूत योजना, अन्नदूत योजना ये चली है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चली है, ओके। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला फ्रोजन चिड़ियाघर, बोलोगे फ्रोजन, तो ये आपका उड़ीसा में है, आपका तमिलनाडु नहीं भैया, पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और फ्रोजन चिड़ियाघर का मतलब समझ रहे हो? ये वन्यजीव, जो आपके वन्यजीव होते हैं ना, वन्यजीव है ना, जो वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, उसका एक बायोलॉजिकल बैंक होता है। ये वन्यजीव जैव बैंक होता है, जैव बैंक होता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिकल बैंक होता है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पर याद रख लेना इस बात को, हम क्या बोल सकते हैं, एक अभी आया था दार्जिलिंग 200, हाँ दार्जिलिंग 200, क्या बोलोगे? दार्जिलिंग 200, ये क्या है बताएंगे फटाफट से। भारत का सबसे ऊंचा, ये बन रहा है भारत का सबसे सबसे बड़ा ऊंचाई वाला, सबसे बड़ा भी और ऊंचाई वाला, मतलब ऊंचाई में सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का मतलब यहाँ पर एक जू बन रहा है, जू बन रहा है, क्या बन रहा है? एक जू बन रहा है, ओके भाई। मुझे बताओ भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ पर बना है? भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य एकमात्र है भारत में, और नहीं है। क्या बोलेंगे? वॉल्फ सेंचुरी कहाँ पर बना है? वॉल्फ सेंचुरी, बाघ जो आपका साथी, क्या बोलोगे? भेड़िया अभ्यारण्य, ये बना है आपका कहाँ पर? मछुआ दानर में, झारखंड में। कहाँ पर? मछुआ दानर, झारखंड में ये बना है, झारखंड में बना है, ठीक है, याद रखना झारखंड में बना है। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ पर बनी है बताओ? भारत की पहली नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी साथी कहाँ पर बनी है? तो नाइट सफारी बनी है आपका कहाँ पर? कोकरेल में। कहाँ पर? कोकरेल में बनी है। कोकरेल बोले तो लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। कहाँ पर है? यूपी में स्थित है। देश का पहला क्या बोलेंगे? देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र कहाँ पर बना है? यानी कि हिमालयी जलवायु केंद्र, हिमालयी जलवायु केंद्र का मतलब है आपका देश का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर कहाँ पर बना है? वो बना है उधमपुर में। कहाँ पर बना है? उधमपुर में बना है। उधमपुर जम्मू और कश्मीर में ये बना है, जम्मू कश्मीर में ये बना है, ओके, कोई दिक्कत? भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर है? ये होमवर्क है, क्या बोलोगे? होमवर्क है, और इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर आपको देना है, ओके। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। तो जैसे कि पोल में साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने कमेंट किया, 70% ने लगभग कमेंट किया था। कितना था? 67, ओके। तो इन्होंने कहा कि 67% ने कि भैया मंडे टू थर्सडे का एकदम से ठीक है, और बाकी हमारे पास फिर टाइम बच जाता है, यानी कि फ्राइडे सैटरडे। मैं ये कहूँगा एक दिन तो यार खुद को थोड़ा सा फ्री रखा करो आप, संडे को, है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना, लेकिन 5-6 दिन ज़बरदस्त मेहनत करो, फिर एक दिन अपना आराम से अच्छे से उसको क्या बोलेंगे बैलेंस कर लिया करो। तो ये जो फ्राइडे और सैटरडे है ना आपका, तो इसमें आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज भी करते रहें, एक सुकून मिले, क्योंकि प्रैक्टिस तो मान के चलो अगर हम एक दिन कम करेंगे तो 3 दिन ज़्यादा में हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं होगी तो 3 दिन ज़्यादा में हो जाएगी, ओके। तो हम इसको मंडे टू थर्सडे ही रखेंगे। कैसे रखेंगे? मंडे टू थर्सडे ही हम इसको रखेंगे। एक बार थम्स अप करें जी भैया। लेकिन हम लोग जिसको अचीव करना है, हमको तैयारी करना है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा टारगेट है, उसको पाने के लिए हम ईमानदारी और शिद्दत से वही मेहनत करेंगे। दोस्त मेरे निरंतर घंटों तक बोलने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि क्योंकि कोर्सेज तो आपके हो चुके हैं ना, पेड कोर्सेज आपके हो चुके हैं, वो सब हो चुका था, आप लोग अपने तरीके से भी कर सकते थे। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत के मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप शायद अपने समय को कहीं इधर उधर जा करके
वो चीज़ अचीव भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मैं वो ज़िम्मेदारी को हमेशा खुद लेना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं उसको खुद ज़िम्मेदारी को उठा लूँ और हम सब लोग उसमें साथ चलें और आप मेहनत करें उसमें, आप लोगों का जो बिलीव सिस्टम है मेरे साथ में, उस पर हम खरे उतरें। उस निरंतर घंटों के बोलने का मेहनत जो है ना साथी, किसी 1 घंटे की क्लास के लिए जब बहुत सारे फैक्ट देने हो तो उनको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प लेनी पड़ती है। तो उन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके लिए निराशा नहीं देंगे और पिछले कई वर्षों से छात्रों ने निराशाएं नहीं दी हैं, हमेशा आसान्वित मुझे किया है, हमेशा ऊर्जान्वित किया है और उम्मीद करूंगा भविष्य में आप भी ऊर्जान्वित करेंगे और आप ये करके दिखाएंगे कि हाँ, हम लोगों ने सिलेक्शन लेके दिखाया और मेहनत करके लेके दिखाया। थैंक यू, बाय बाय। साथी पूछ रहे भैया 1 बजे वाली क्लास होगी? हाँ, कल 1 बजे क्लास होगी, कल 1 बजे क्लास होगी, 1 बजे वाली मंडे टू फ्राइडे होगी, 1 बजे वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी। और 3 बजे जो क्लास है, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, 3 बजे जो क्लास है मंडे टू थर्सडे होगी। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। बाय बाय, टाटा, नमस्ते।